हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स या भ्रांतियां इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी लिंग में तनाव ना आने की प्रॉब्लम के संबंधित जो हैं। इन मिथ्स को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे और एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करेंगे। इनमें से काफ़ी अवधारणाएं बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की अवधारणाओं को लेकर जब हम प्रॉपर ज्ञान नहीं रखते हैं तो हम किसी गलत डॉक्टर या गलत व्यक्ति या गलत रिलेटिव के पास चले जाते हैं, वो हमें कुछ तो भी सलाह दे देते हैं और हम वो फॉलो करने लग जाते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इन अवधारणाओं या भ्रांतियों को तोड़ना और इसके मामले में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको क्लियर करना जरूरी है। तो आज के टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स पर हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कुछ लोगों को लगता है कि खाली ये उम्र दराज लोगों की प्रॉब्लम है। ये डेफिनेटली सत्य है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उम्र दराज लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यंग लोगों में नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लाइफस्टाइल डिजीजेस और डायबिटीज जैसी बीमारियां, पुअर डाइट, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम में डाल सकती है। बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, हार्मोनल डिजीज, टेस्टोस्टेरोन की कमी, ये सारी चीज़ें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण हो सकती हैं। इसलिए ये यंग लोगों में भी देखने को मिल सकता है। ये सोचना पूरी तरह से गलत है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उम्रदराज लोगों में ही देखने को मिलेगी, यंग लोगों में नहीं होगी। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। यंग लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि ये नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है और हर व्यक्ति को जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो ही जाएगा। अगर लोगों की उम्र बढ़ रही है तो ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये सोचना गलत है। काफ़ी उम्र दराज लोग भी अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ मेंटेन कर सकते हैं बिना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम के। यदि कोई बीमारी है जो कि उम्र के साथ बढ़ती है, जैसे कोई वैस्कुलर डिजीज है, कोई डायबिटीज है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, तो ईडी का प्रॉब्लम उम्र के साथ बढ़ेगा। पर हर व्यक्ति को ये प्रॉब्लम ईडी का हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को उम्र के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को लगता है कि ईडी का प्रॉब्लम हमेशा साइकोलॉजिकल होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का होने का चांस काफ़ी कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस जो है इसके नलियों में ब्लॉकेज की वजह से, वैस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से, ब्रेन की प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट कारण जरूर है, पर वो एक ही कारण है और हर व्यक्ति को उसी वजह से ईडी का प्रॉब्लम होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अगला मिथ ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि यदि आप इरेक्शन एक आध बार भी आपका अचीव हो गया तो इसका मतलब आपको ईडी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इरेक्शन अगर मेंटेन नहीं होता है या बार बार अब जब चाहो तब नहीं हो रहा तो भी रेगुलर बेस पर अगर आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो तो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम में आएगा। जरूरी नहीं है कि इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स हर आदमी को हर बार ही हो, कभी कभार हो सकता है, कभी कभार ना हो। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसको ईडी का प्रॉब्लम है उसको हर बार ही हो। 25% ऑफ द पेशेंट्स को परसिस्टेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का या परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी 75% लोगों को कभी होना कभी नहीं होना इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसको ऐसा नहीं मान के चलिए कि ईडी का प्रॉब्लम हर बार हो तो ही उसके लिए ट्रीटमेंट लेना है। अगर कोई बार भी हो रहा है तो भी वो ध्यान देना उसकी तरफ जरूरी है और जरूरत पड़े तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को लगता है कि अगर ईडी का प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो पार्टनर के तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, इसलिए ही ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। डेफिनेटली इंटीमेसी होना या अट्रैक्शन हो उसमें एक फैक्टर जरूर है, लेकिन इसमें बहुत सारी बीमारियां भी इन्वॉल्व है और पार्टनर का अट्रैक्शन उसमें एक फैक्टर है। इट इज नॉट दी ओनली फैक्टर। और हर व्यक्ति जिसको ईडी का प्रॉब्लम हो रहा है सिर्फ पार्टनर के इशू की वजह से हो रहा है ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वाइग्रा लेने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाता है और उसके लिए आगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले पेशेंट में वाइग्रा या सिल्डेनाफिल आप लेते हैं तो टेम्परेली वो ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके बाद वो अपने आप वैसी कंडीशन में आ जाता है। पर बीमारी का इलाज ये नहीं है, ये खाली टेम्परेरी रिलीफ के लिए। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्मोनल इश्यूज, बहुत सारे और दूसरी बीमारियां ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ईडी का प्रॉब्लम हो, तो आपको वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। सिर्फ वाइग्रा लेना एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन या इलाज नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग को लगता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो मेडिसिन है वो बहुत डेंजरस है, उनको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है। सारे मेडिसिन बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं। इनके साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली है जिनका ध्यान देना जरूरी है, पर हर व्यक्ति को वो साइड इफेक्ट होगा और सबके लिए ही डेंजरस है ऐसा नहीं है। कुछ लोग को डेफिनेटली साइड इफेक्ट होने का रिस्क होता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की मेडिसिन कंपैरेटिवली सेफ मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा रिस्की तो नहीं है। यदि प्रॉपर ध्यान से इनको यूज़ किया जाए तो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती है। अगला इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉमन मिथ ये है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम यानी टेस्टोस्टेरोन की कमी से होता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। बाकी दूसरे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हर व्यक्ति जिसको ईडी का प्रॉब्लम है
सबकी ही टेस्टोस्टेरोन कम है और सबको ही टेस्टोस्टेरोन ऊपर से सप्लीमेंट देना पड़ेगा, ये गलत है। अगर आप ऐसा करोगे तो उल्टा फायदा के बदले नुकसान भी हो सकता है। बाकी कारणों पर भी विचार करना और ट्रीटमेंट करना जरूरी है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम कुछ लोगों को लगता है कि खाली सेक्सुअल फंक्शन को अफेक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल ये आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत इंपैक्ट करता है। बहुत सारे लोग इसकी वजह से रिजेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड और इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनके पार्टनर्स के साथ उनके रिलेशंस में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो बहुत सारे लोग की पर्सनल, सेक्सुअल और प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी चीज़ें इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इसलिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, इससे बहुत सारे आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। आपकी ओवरऑल पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सारी लाइफ्स में ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें और प्रॉपर एड्रेस करें तो अच्छा है। इसके अलावा कुछ लोग को ऐसा लगता है कि ये ईडी की प्रॉब्लम अपने आप टाइम के साथ चली जाएगी, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ये सेल्फ करेक्टिंग प्रॉब्लम है और टाइम के साथ चली जाएगी, ये सोचना भी गलत है। ईडी की प्रॉब्लम टाइम के साथ बढ़ सकती है, कम यूजली नहीं होती, प्रॉपर उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। हर एक कारण के अपने इश्यूज होते हैं, कोई कारण कम हो सकता है, कोई बढ़ सकता है। उस कारण को आप एड्रेस करेंगे तो प्रॉपर इलाज होगा। हर प्रॉब्लम के बढ़ने या कम होने का उस कारण पर डिपेंड करेगा जिसकी वजह से वो है। तो इसलिए ये सोचना कि वो अपने आप टाइम के साथ चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर वो केस में टाइम के साथ बढ़ता ही है, कम नहीं होता यदि इलाज ना किया जाए तो। इसके अलावा कुछ लोग को लगता है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रॉब्लम है तो आपको सेक्सुअल एक्टिविटी ही नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। इरेक्शन होना या इंटरकोर्स में पेनिट्रेशन करना इज ओनली वन पार्ट ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी। बाकी सारी चीज़ें तो एटलीस्ट आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर इरेक्शन नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के साथ इंटीमेसी नहीं कर सकते या उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते या इमोशनल कनेक्ट नहीं कर सकते। आप कुछ ऑल्टरनेटिव सेक्सुअल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो जिससे आपको प्लेजर आ सकता है। तो इसलिए आप ये नहीं सोच सकते कि यार ईडी का प्रॉब्लम है अब तो ये एक्टिविटी करना ही नहीं है, इससे संन्यास ले लो। ये सोचना गलत है। आपको उससे को दूसरी एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व आप हो सकते हो जो कि आपको के पार्टनर को प्लेजर दे सकता है, और दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ सेक्सुअल लाइफ। एटलीस्ट ये जानना जरूरी है। इसके अलावा कुछ लोग को लगता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रॉब्लम हर मर्द के लिए या हर आदमी के लिए सेम ही होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। सब लोग को सेम ही तरह का होता है, ऐसा नहीं है। हर आदमी को कितना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, किस इंटेंसिटी का होता है, कितने बार होता है, किस देर तक रहता है और उसकी सिवियरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। हर व्यक्ति के कारण अलग अलग होते हैं और जब तक ये कारण और रूट कॉज को हम आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसलिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हर व्यक्ति की इंडिविजुअल बिहेवियर इसलिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हर व्यक्ति की इंडिविजुअल लाइफ और उसके बिहेवियर के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, उसको समझ के उसके हिसाब से इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हर व्यक्ति में सेम है तो वो एक गलत नज़रिया है। हर व्यक्ति में वो सेम नहीं होता, सबके कारण, सबकी इंटेंसिटी और सबके ट्रीटमेंट हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि यार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम सिर्फ तभी इफेक्ट करेगा जब आपका कोई रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है। ये कई लोगों को साइकोलॉजिकली भी इन्फ्लुएंस करता है। लोगों का ओवरऑल रोमांटिक रिलेशनशिप और सेक्सुअल कनेक्शन भले रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, किसी भी तरह के बिहेवियर को अफेक्ट ये आपके कर सकता है। इसलिए इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर भी फोकस करना जरूरी है। कई लोग के माइंड में एक शेम, एक एम्बैरेसमेंट हो जाता है। इसलिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ये सोचना कि इस व्यक्ति के तो इसका कोई स्पाउस नहीं है या इसकी शादी नहीं हुई या इसका कोई अफेयर नहीं है तो डेफिनेटली इसको कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, इसको हम बिना ट्रीट के काम चला सकते हैं, तो ऐसा सोचना गलत है। इसको भी एक बीमारी की तरह से देखना चाहिए और अगर ज़रूरत है और पेशेंट को थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करना चाहिए। हर बीमारी के अपने इफेक्ट्स होते हैं और वो साइकोलॉजिकल खासकर इसके इम्पैक्ट काफ़ी होते हैं। इसलिए उस चीज़ को इग्नोर ना करें और प्रॉपरली सही टाइम पर ट्रीट करें तो अच्छा है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स या अवधारणाएं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम के बारे में, जिनके बारे में जानना और समझना ज़्यादातर लोगों के लिए ज़रूरी है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैसे होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट है, ये सब पे हमने अलग अलग वीडियोस किए हैं, इसको ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा